नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कॉटन की, जहां पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 11% की हटा दी है। ये अक्टूबर तक के महीने तक यहां पर किया गया है। क्या है इसके इम्प्लीकेशंस, बात करेंगे इस पर। साथ ही यहां पर मॉनसून कमजोर की जो बातें आ रही हैं, उससे दाल की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ इसके लिए जुड़ रहे हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के वाइस चेयरमैन एंड एमडी शिवकृष्णन गणपति। हमारे साथ आईपीजीए के चेयरमैन विमल कोठारी भी हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे निर्मल मांग से कुणाल शाह। लेकिन सबसे पहले कॉटन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ओवर द वीकेंड हमने ये नोटिफिकेशन आता हुआ देखा है और सरकार ने यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो करने का फैसला भी किया है। सीएनबीसी ने सबसे पहले आपको ये खबर बताई थी और कॉटन इंपोर्ट पर ड्यूटी 11% से घटाकर जीरो हुई है। सरकार के इस फैसले से टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री पर कैसा असर होगा, इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट के वीसी एंड एमडी शिवराम कृष्णन गणपति। मिस्टर गणपति, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो इंडस्ट्री का रिएक्शन क्या है, क्योंकि बहुत समय से इंडस्ट्री इसकी मांग भी कर रही थी। क्या इमीडिएट इंप्लीकेशंस आप इसकी आता हुआ देखते हैं? देखिए, डायरेक्शनली ये अच्छी मूव है, क्योंकि ये सिग्नल करता है कि इंडिया वांट्स अ लोअर कॉटन प्राइस और लोअर इंपोर्ट ड्यूटी मींस थोड़ा सा इंपोर्ट्स भी आ जाएगा। कॉटन प्राइसेस को कूल ऑफ करेगा, यार्न प्राइसेस कूल हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत फैब्रिक प्राइसेस कूल होने का हाई चांसेस है, which makes Indian apparel manufacturing industry much more competitiveness. Whole textile industry becomes competitiveness. Will gain competitiveness on account of raw material pricing going down. So yeah, it's a good move. This in today's times when tariff जो अभी यूएस टैरिफ कम होने के बाद हमारा एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया, 10% टैरिफ ग्लोबली, तो अभी अपना कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता जा रहा है और ये एक रॉ मटेरियल प्राइस रिडक्शन आल्सो विल हेल्प इन दैट डायरेक्शन। मिस्टर गणपति, अगर हम FY26 की यहाँ पर बात करें तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में हमने एक गिरावट आते हुए देखी है। क्या है उसके रीजंस और आपको लगता है FY27 थोड़ा बेहतर रह सकता है अब? मेरे ख्याल से तो होना ही चाहिए, क्योंकि FY26 काफी हद तक वो हाई टैरिफ के कारण इम्पैक्ट हो गया था। आई थिंक ओवरऑल द ईयर कंपेयर्ड टू द प्रीवियस FY, इंडियन अपैरल एक्सपोर्ट्स केम डाउन बाय आई थिंक 1% और 1.4%। बट मेरे ख्याल से FY27 में एक अच्छा ग्रोथ दिखना चाहिए, क्योंकि टैरिफ अब लेवल ऑफ हो गया है और अब रॉ मटेरियल प्राइसेस भी अगर थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होने लगेगा तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगेगा। और जो ये एक्सपोर्ट्स है, ये हमने सभी कैटेगरीज में गिरता हुआ देखा है, चाहे वो हैंडमेड है, टेक्सटाइल्स है, अपैरल्स है, कॉटन कमोडिटीज है। प्राइमरीली बिकॉज ऑफ टैरिफ, जितने भी यूएस एक्सपोर्ट्स, इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स यूएस इज प्रीटी सिग्निफिकेंट, 30% से ज्यादा है टोटल एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड फॉर अ गुड पार्ट ऑफ दैट ईयर हमारा टैरिफ 50% रहा उस समय, एंड एट 50% टैरिफ वो तो बिजनेस वायबल ही नहीं था इंडिया के लिए, सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया। तो कुछ हद तक डिमांड फॉर इंडियन अपैरल हैड कम डाउन, लेकिन वो अब रिस्टोर हो चुका है। एंड गोइंग फॉरवर्ड इसका एंटिसिपेशन नहीं है कि दोबारा पीनल टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर, और अब टैरिफ भी मोर और लेस लेवल ऑफ हो गया, अभी 10% है। जुलाई के बाद मान लो टैरिफ फिर फ्रेश टैरिफ री अप्लाई भी करेंगे तो मेरे ख्याल से 20% के नीचे ही रहेगा। तो इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस विल बी मेंटेन्ड एंड मेरे ख्याल से वी शुड सी a good growth in FY27 over FY26 on account of this. ऑलराइट मिस्टर गणपति, ऑल्सो अगर हम कॉटन प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली है, डिस्पाइट जो सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। जो जनवरी में प्राइसेस थे और अब जो मई में प्राइसेस हैं, उसमें अच्छा खासी बढ़त हमने देखी है। अब क्योंकि 11% की ड्यूटी हट चुकी है, इमीडिएट इम्पैक्ट प्राइसेस पे क्या है? देखिए, हमारा इनपुट कॉस्ट, अगर मैं गारमेंट बिजनेस देखता हूं तो हमारा इनपुट कॉस्ट काफी हद तक पास थ्रू है। अगर फैब्रिक प्राइस बढ़ता है तो हम फैब्रिक प्राइस हम कस्टमर को पास थ्रू कर देते हैं, तो हमारे लिए उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर लोअर कॉटन प्राइसेस होता है तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है, एंड कॉटन विल बिकम बेटर इन कंपैरिजन टू पॉलिएस्टर, तो वो जो रिलेटिव फाइबर कंजम्पशन का मिक्स भी चेंज होता है। तो ऑल देयर इज इंटरकनेक्टेडनेस इन द इंडस्ट्री, एंड लोअर कॉटन प्राइस, हायर कॉटन यील्ड आल्सो हेल्प्स इन लोअर कॉटन प्राइस। तो ये सारा चीज हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता ही है।
एब्सोल्युटली। आपने यहाँ पर ऑफ कोर्स मैन मेड फाइबर की बात की, सिंथेटिक कपड़े की बात करी, तो एज ऑफ नाउ अगर हम इंडियन मार्केट्स में देखें जहाँ पर कच्चे तेल की बढ़त की वजह से सिंथेटिक फाइबर में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है भावों में, कितना इंडिया और आपका कितना पोर्टफोलियो है एज ऑफ नाउ कॉटन का और मैन मेड फैब्रिक का? तो हमारा मैनमेड है करीब 25% और कॉटन है 75% इन टर्म्स ऑफ टोटल फाइबर मिक्स। और ये मिक्स हमारे लिए ज्यादा चेंज होगा नहीं, लेकिन कॉटन का ग्रोथ विल स्टार्ट इम्प्रूविंग फॉर इंडिया एज अ होल, सिंस इंडिया इज स्ट्रॉन्ग ऑन कॉटन। और बहुत सारे एक्सपोर्टर्स है जो प्योरली स्प्रिंग समर फोकस्ड कॉटन फोकस्ड हैं, तो उनके लिए अच्छा ग्रोथ आएगा, हमारे लिए भी अच्छा ग्रोथ आएगा क्योंकि 75% इज कॉटन बेस्ड। सो वहां पर तो वी विल सी सम एटलीस्ट अ बेटर ट्रैक्शन। ऑल राइट, इंटरेस्टिंग मिस्टर गणपति, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में मैन मेड फाइबर यानी कि सिंथेटिक, पॉलिएस्टर, रैन, ये कपड़े ज्यादा अब आने लगे हैं, लेकिन इंडिया अभी भी कॉटन में यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। और जैसे आपने कहा 25% मैन मेड फाइबर है और 75% इंडिया अभी भी कॉटन पहनता है। एक फाइनल सवाल आपसे, जिस तरह से यहाँ पर पीयूष गोयल जी लगातार कहते रहे हैं कि $100 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट है 2030 के लिए, आपको लगता है वो फिगर हम यहाँ पर अचीव होता हुआ देखेंगे या फिर आपको लगता है डिले आएगा? देखिए, कोशिश तो करेंगे, वी शुड, एंड उसका एक एनवायरनमेंट भी बनना चाहिए, जैसे कि पार्ट ऑफ इट also is dependent on FTAs coming in, both UK FTA और यूरोपियन FTA spending, एंड अगर वो अप्लाई हो जाता है तो इट रियली गिव्स अ बूस्ट टू इंडियन अपैरल इंडस्ट्री। हमारा एक्सपोर्ट्स टू दीज रीजन्स विल ग्रो if there is no penal tariff on US, which is the most likely scenario going forward, and अगर US tariff भी अगर moderate रहता है, तो I think growth definitely आ सकता है। We've lost some time because of ये high tariff, FTAs भी थोड़ा time लग रहा है to materialize। उसके कारण 100 billion होना तो चाहिए। It may take a year more, it may take a couple of years more, but I think directionally we should go there. Manufacturing as an industry should get an additional boost in India, and that will also help in increasing India's exports. पॉइंट टेकन मिस्टर गणपति, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो एक सेंस यहाँ पर गोकुलदास एक्सपोर्ट से आती हुई कि 11% की जो कॉटन इंपोर्ट पे ड्यूटी है वो हटाना इंडिया को काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनाएगा मार्केट्स में। लेकिन जैसे उन्होंने कहा, इंडिया ने यहाँ पर कुछ समय खोया है, चाहे वो FTAs मटीरियलाइज नहीं हुए उसकी वजह से या फिर जिस तरह का टैरिफ हमने फेस किया US की तरफ से पिछले साल उस वजह से, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी होपफुल हैं। वेल, ये तो बात हुई कॉटन एंड टेक्सटाइल की, लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि मॉनसून यहाँ पर डिलेड ही नहीं, बिलो नॉर्मल रहने की भी एक्सपेक्टेशन है। पहले IMD ने 92% कहा था, जो घटा के 90% कर दिया गया है, जो अब धीरे धीरे डेफिशिएंसी और ड्राउट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम खरीफ की बात करें तो दालें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप के तौर पर उभरती हैं। हमारे साथ IPGA के चेयरमैन बिमल कोठारी हैं। बिमल जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप US में हैं, उसके बावजूद भी आपने हमारी कॉल ली है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से मॉनसून्स में यहाँ पर कमी की अब बात आ रही है, कितनी चिंता है यहाँ पर दाल मैन्युफैक्चरर्स को एंड दाल एज एन इंडस्ट्री को? थैंक यू मनीषा जी, आपने इनवाइट किया मुझे शो पे। देखिए, जो दालों की जो स्थिति है अभी तक तो सामान्य है, सभी कुछ नियंत्रण में है। बिल्कुल जो सामने जो मॉनसून की बातें आ रही है, जो एल नीनो का जो इफेक्ट आ रहा है और जो 90 IMD का भी है, जैसा जैसा भी आपने प्रेडिक्शन बताया कि 90% ऑफ LP रहने की उम्मीद है, तो हमारे यहाँ इस बार लगता है कि मानसून की कमी रहेगी। लेकिन देखना है कि ये जो कमी है कौन से क्षेत्र में रहती है, तो इससे अभी की ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा। खासकर जब खरीफ सीजन में हमारे यहाँ जो मुख्य जो दालें हैं वो उड़द, मूंग और तुअर का उत्पादन होता है। तो मैं आपको उसकी जो स्थिति है बताता हूँ। अभी जैसे खासकर तुअर में हमारे यहाँ इस बार सरकार ने अच्छा प्रोक्योरमेंट किया है और लगभग 12 लाख टन का अभी पुराना और नया स्टॉक मिलाकर लगभग नेफेड के पास 12 लाख टन का स्टॉक है। और सामने और जो हमारे जो फेस्टिवल सीजन आएंगे उस समय अफ्रीका की क्रॉप आ जाएगी। अफ्रीका में अभी तक का जो अनुमान है वहाँ पे अच्छा उत्पादन है, पिछले साल से भी ज्यादा उत्पादन होगा। पिछले साल आपको बता दूं कि हमने लगभग 10 लाख टन का इम्पोर्ट अफ्रीका से किया था, तो अच्छी मात्रा में वहाँ से इम्पोर्ट हुआ है। और अभी म्यांमार में भी लगभग 2.5 लाख टन तुअर पड़ी है।
तो मुझे इस साल ऐसी कोई तुअर की अवेलेबिलिटी की कोई चिंता नहीं लग रही है। रहा उड़द का सवाल, उड़द का हमारे यहाँ इस बार जो समर की क्रॉप हुई है वो भी अच्छी हुई है। और अगर मान लीजिए बारिश थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर उड़द के जो प्लांट जो हमारे प्लांटिंग की एरिया अगर वहाँ थोड़ी बारिश होती है तो हर बार हमने देखा कि ज्यादा बारिश से उड़द की जो हार्वेस्ट के टाइम में क्रॉप खराब हो जाती है। तो हो सकता है शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, कम बारिश हो अगर और अच्छी क्रॉप हो तो हमें अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा। तो मुझे और रहा तुअर का सवाल, जो हमारा नया क्रॉप तुअर जो जिसकी हार्वेस्टिंग हम दिसंबर में करते हैं, तो उसकी अभी प्लांटिंग हुई नहीं। अभी मानसून आएगा तो ये सारी प्लांटिंग होगी। तो हमें देखना है कि मानसून किस क्षेत्र में उसकी कमी आती है। लेकिन ओवरऑल कंसर्न जो है इस साल का, जो अगर इस साल का तो समय अच्छा निकल सकता है, लेकिन मुझे लगता है अगले साल की चिंता की बात रहेगी, क्योंकि अगर ग्राउंड वाटर कम रहा तो अगले साल जो रबी का उत्पादन है वो जरूर अफेक्टेड हो सकता है। तो ठीक है, हमें इस बार सरकार ने अच्छा चने का प्रोक्योरमेंट भी किया है। 21 लाख टन चने का प्रोक्योरमेंट हो चुका है और सरकार का टारगेट है कि लगभग 27 लाख टन हम चने का प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ मोटा मोटा हमारे पास 45 से 50 लाख टन का बफर स्टॉक है। तो इस साल तो वैसे मुझे सप्लाई की तरफ से कोई खास कंसर्न नहीं लग रहा है। रहा ओरिजिन्स में भी सब जगह अभी तक उत्पादन अच्छा है, इसलिए स्टॉक भी अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सप्लाई बराबर बनी रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन है अगले साल वो अफेक्टेड हो सकता है। उसके लिए अभी बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। हमें देखना है कि जो मानसून की कमी कहाँ कितनी होती है, उसका कितना असर होता है, एल नीनो का क्या इफेक्ट होता है। लेकिन हाँ, जरूर एक चिंताजनक बात है। और ये हमें सरकार ने हमने आज से नहीं, हमने सरकार से लगभग लास्ट 4 महीने से, जब से ये इंटरनेशनल वेदर ब्यूरो भी हमें कॉशन कर रहे थे, तब से हमने सरकार को कॉशन किया है कि हमें इससे अभी से सावधानी बरतनी चाहिए। और सरकार ने जो एक बफर जो क्रिएट किया है वो मैं समझता हूँ एक अच्छी सोच है, अच्छा कदम है। सरकार ने भी संज्ञान लिया है उन्होंने, और उन्होंने ये अच्छा बफर क्रिएट किया है। बिमल जी, आप प्राइसेस के ऊपर एक सेंस लेना चाहेंगे आपसे, क्योंकि लगातार हम पिछले पूरा साल देखते रहे कि एमएसपी के आसपास, एमएसपी के नीचे यहाँ पर प्राइसेस थे। अब आपको लगता है कि बॉटम शायद बन चुका है नियर टर्म के लिए, सारी की सारी कंसर्न्स देखते हुए? जैसे आपने कहा कि ओरिजिन कंट्रीज में अच्छी खासी दालें हैं और वो शायद इंडिया की कोई भी कमी को पूरा करेंगे, तो फिर आप प्राइसेस आगे जाता हुआ कैसा देखेंगे? और दूसरा, कितना इम्पोर्ट इंडिया फिर आने वाले सीजन में कर सकता है? देखिए मनीषा जी, पिछले साल हमने 60 लाख टन का इंपोर्ट किया। उसके पिछले साल 24-25 में हमने 73 लाख टन का इंपोर्ट किया। तो लगभग लास्ट ईयर 13 लाख टन का इंपोर्ट कम हुआ है। इस साल मेरा अनुमान है कि हम लगभग वही पर लगभग 55 से 60 लाख टन की दालें का इंपोर्ट होगा। खासकर हमारे पास जो तुअर है, तुअर का हमने लगभग पिछले साल 15 लाख टन इंपोर्ट किया है। इस साल भी अच्छा खासा इंपोर्ट होना चाहिए। और लेकिन जहां तक प्राइसेस का सवाल जो आपने पूछा, प्राइसेस अभी तक सब संतुलित है। प्राइसेस में काफी बैलेंस बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे ज्यादातर दालें या तो एमएसपी के आसपास है या एमएसपी से नीचे है। जैसे खासकर मसूर, आप देखिए मसूर के एमएसपी के प्राइस 70 रुपए, जबकि बाजार में अभी 60 रुपए में मसूर मिल रही है। तुअर भी जो 80 रुपए की जो एमएसपी है, उसके सामने बाजार में मंडियों में 75 से लेकर 78 तक के भाव है। उड़द भी एमएसपी के नीचे बिक रही है। तो खासकर आप देखेंगे मेजर जो पल्सेज है हमारी, खाली चना, अभी कुछ चने में लास्ट 15 दिन में कुछ बाजार बढ़े हैं, उसमें 3-4 रुपए 5 रुपए किलो का इजाफा हुआ है। तो वो एमएसपी से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ऐसे कोई खास चिंताजनक बात नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सरकार ने एक अच्छा बफर क्रिएट किया है, तो सरकार कभी भी मार्केट बढ़ने से इंटरवेन कर सकती है। मैं चिंता की तरफ नहीं जा रही थी, मैं ये कह रही थी कि प्राइसेस बॉटम बना चुके हैं क्या यहाँ से अब हम स्टेबिलिटी? और बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये जो प्राइसेज अभी चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनमें कोई मंदी आएगी। लेकिन मैं ये भी नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इजाफा भी होगा। तो प्राइसेस इनमें थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है। 5-4 रुपए किलो की सभी दालों में 3-4 रुपए किलो की वृद्धि हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा इजाफा हम भी देख रहे हैं। जैसा कि हमको एल नीनो या ड्रॉट की सिचुएशन देख के कि बहुत बड़ा इजाफा होगा, वैसा मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन हमें देखना है कि मानसून का कैसा रिएक्शन होता है। इसलिए हो सकता है मैं आपको फिर से कुछ दिनों बाद और इस पे और हाईलाइट कर सकूंगी क्या आगे सिचुएशन रहेगी। अभी मुझे आज के दिन देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि प्राइसेस में कोई बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने बताया सप्लाई बराबर बनी हुई है। सरकार के पास भी अच्छा स्टॉक है। सरकार कभी भी इंटरवेन कर सकती है। अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ सकते हैं, सरकार कुछ और भी नेसेसरी जो स्टेप्स है वो भी उठा सकती है प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा वृद्धि आएगी। हाँ, लेकिन आपने जो पूछा, मैं नहीं समझता हूँ कि अब ये जो भाव अभी जो बने हुए हैं, इनमें कोई मंदी की बात है या इनमें प्राइस कम होंगे, वैसा मैं नहीं समझता हूँ। प्राइस यहाँ से कुछ बढ़ ही सकते हैं, कम नहीं होंगे।
पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया बिमल कोठारी जी एज ऑलवेज, एंड बहुत शुक्रिया हमारी कॉल भी लेने के लिए और बहुत विस्तार से ये बताने के लिए कि दालों में जो अभी स्थिति है, जैसे हमने कहा कि प्राइसेस में बॉटम बन चुका है और यहाँ से हल्की सी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन वाली कंसर्न्स यहाँ पर एज ऑफ नाउ दालों में से आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जहाँ तक मानसून की बात है, ऑफकोर्स वो क्लोजली वॉच करना होगा। 3 में मुख्य दालें यहाँ पर हैं जिनकी बुआई यहाँ पर शुरू होनी है। सरकार के पास बफर स्टॉक अच्छा है, तो ऑन ऑल साइड्स थोड़ा सा यहाँ पर दालों की अवेलेबिलिटी कवर्ड है। वेल, ये तो बात हुई अब दालों की। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं और आपको बता दें कि मई के महीने में हमने करीबन 18% की गिरावट यहाँ पर ब्रेंट के प्राइसेस में देखी है। हाई यहाँ पर 118 का बना था, 93 के आसपास के लेवल्स अब यहाँ पर है। आज ऑफ कोर्स शुरुआत यहाँ पर थोड़ी सी तेजी के साथ हुई है। कुणाल, जो ये पूरा डायनेमिक्स है क्रूड ऑयल का, जिस तरह से हमने मई जाता हुआ देखा, जून की शुरुआत थोड़ी सी सपोर्टिव है, यहाँ से क्या करना चाहेंगे? आई थिंक द रोड इज एब्सोल्युटली नॉट क्लियर, क्योंकि क्रूड ऑयल उसके फंडामेंटल से कोई मंदी नहीं लग रही है। जितनी भी कंट्री है, यूएस, यूरोप, जापान, जो भी G7 कंट्री है और एशिया में, सब जगह पे इन्वेंट्री डिप्लीट हो रही है। और एक होप है कि यूएस और ईरान के बीच में पीस डील हो जाएगी। वो होप के कारण हम लगातार जो आपने कहा 18% हमने डाउनसाइड देखा है ब्रेंट में, दैट इज बिकॉज ऑफ अ होप, नथिंग एल्स। The ground reality is very different right now. Ground reality is if crude में ये हफ्ते में भी कोई सोल्यूशन नहीं आता है, तो कभी भी ये प्राइसेस बड़ी तेजी से रिवर्स हो सकते हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये हफ्ते में कभी यहाँ से कोई एक बाउंस आएगा तो भी आई विल नॉट बी सरप्राइज। 8,500 के आसपास अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो ऊपर में 8,700, 8,800 का टारगेट रखना चाहिए, 8,350 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और माय बायस इज टुवर्ड्स अपसाइड फॉर क्रूड ऑयल, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। कुणाल, गोल्ड एंड सिल्वर कैसे देखेंगे आप? क्योंकि फ्राइडे को जब क्रूड में गिरावट आ रही थी तो गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी आ रही थी, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर की रैली, कांट इवन कॉल इट अ रैली, क्योंकि जब भी यहाँ पर तेजी आती है थोड़ा सा एग्जॉस्शन भी यहाँ पर क्रीप इन करने लगता है। आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर इन अ कंसोलिडेशन फेज। वहाँ यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है मार्केट में, कभी अप कभी डाउन, और एक रेंज के बीच में अगर आप देखेंगे गोल्ड को भी 4,400, 4,600, 4,700 के बीच में ट्रेड होता हुआ गोल्ड नजर आ रहा है। सिल्वर भी 70 और 80 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। सो कुल मिला के एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही है और अपसाइड लिमिटेड है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड के हालात है, ऐसे ऐसे हालात में कोई एग्रेसिव बाइंग आना भी डिफिकल्ट नजर आ रहा है। इंडिया में स्लैक सीजन चल रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के कारण प्राइस महंगे हैं और डोमेस्टिक डिमांड स्लैक है। सो मुझे नहीं लग रहा है कि बड़ी रैली आने वाली है नियर टर्म में। अगर ट्रेड करना है किसी को तो मैं गोल्ड के लिए रिकमेंड करूंगा। जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वो 1,55,000 के आसपास आता है, तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। और करंट प्राइस से एक बार थोड़ा प्रेशर आएगा, ऐसा ध्यान बैठ रहा है। कुणाल, मेटल्स में एक बढ़त फिर से यहाँ पर लौटती हुई नजर आई है और अगर मई के महीने का रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखें तो कॉपर ने अच्छे कैसे तरीके से यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है। तेजी ऑफ कोर्स यहाँ पर जिंक और निकल और एल्यूमिनियम में भी है, लेकिन कॉपर की आउट परफॉर्मेंस मई के महीने में आप कैसे रीड कर रहे हैं? वेल, चिले विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, 15% अप्रैल महीने में कॉपर का आउटपुट डाउन है। सो दैट्स टेल्स यू द स्टोरी। फंडामेंटली कॉपर मंदा है ही नहीं। ये जो भी वर्ल्ड में क्राइसिस आ रही है उसके कारण अभी फियर बैठ रहा है कि कहीं डिमांड कोलैप्स भी ना हो जाए या कहीं ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन ना हो जाए। और ऐसा होता है तो कॉपर की डिमांड भी थोड़ी बहुत इम्पैक्ट होगी। सप्लाई साइड से तो बहुत बुलिश लग रहा है मुझे कॉपर मेरा तकरीबन लास्ट 6 महीने से मेरा अल्फा कॉल रहा है और मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ कॉपर प्राइसेस हिट्स 1,500 रुपीज अंटिल देयर इज अ ग्लोबल स्लो डाउन और अ ग्लोबल रिसेशन, ऐसा कुछ आता है तो डिमांड कोलैप्स हो जाएगी तो ठीक है। बाकी सप्लाई साइड बहुत कमजोर है। सल्फ्यूरिक एसिड ना मिलने के कारण जो पुरानी प्रोसेस है कॉपर प्रोड्यूस करने की, वो प्रोसेस में अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, चिले है, पेरू है, ये सब कंट्री में हम प्रोडक्शन ड्रॉप होता हुआ देखेंगे। चाइना स्मेल्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ाएगा नहीं। तो कुल मिला के फंडामेंटली कॉपर बहुत तेज लग रहा है सप्लाई साइड को देखते हुए। आपको लगता है कॉपर आउट परफॉर्म करेगा एल्यूमिनियम को, जिंक को, या जिस तरह की स्थिति एज ऑफ नाउ रही है ये कंटिन्यू करेगी? I think zinc nahi, but I would say aluminum, the inventory, global aluminum inventory are at a lowest level since last 4 years. So
एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि अभी भी अपसाइड आ सकती है 400-405 रुपए तक की। सो लॉन्ग पोजीशन ही लेनी चाहिए 385 के आसपास, 382 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और धीरे धीरे ये 400 रुपये टच करता हुआ नजर आएगा आपको। ऑलराइट, तो बढ़त यहाँ पर मेटल्स में देखने को मिल सकती है। कॉपर, जैसे कुणाल ने कहा, उनकी अल्फा कॉल है और आउट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आ भी सकती है। 1500 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की वहां पर राय भी। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।